हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 211 जो कि आईपीसी की धारा 176 के समरूप है। विधिक रूप से अबाध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोप। विधिक रूप से अबाध हैं व्यक्ति, कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं, कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिनकी सूचना देना जनता की जिम्मेदारी होती है, कोई पब्लिक जब उनको उसके बारे में पता हो। जैसे किसी उद्घोषित अपराधी के छिपे होने की सूचना, आतंकी गतिविधि की सूचना, या इस प्रकार की सूचना कि यहाँ चोरी का माल बेचा जा रहा है, या इस प्रकार की सूचना कि जो नॉर्मल मृत्यु के अलावा किसी प्रकार की मृत्यु हुई है उससे संबंधित सूचना। तो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनको सूचित करना जरूरी है। विधिक रूप से आबाद है कि वो अगर आपको पता है उसके बारे में जानकारी तो उसकी सूचना देना जरूरी है। तो इसमें यही स्पष्ट किया गया है कि विधिक रूप से आबाद है व्यक्ति, उसको क्या करना है, लोक सेवक को सूचना देना है। जो कोई सूचना देने में जानबूझ करके लोप करता है, यानी जानबूझ करके सूचना नहीं देता है, तो उसको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब कोई व्यक्ति विधि द्वारा किसी लोक सेवक को कोई सूचना या इत्तला देने के लिए आबाद हो, परंतु वह ऐसी सूचना या इत्तला देने में जानबूझकर लोप करता है। उल्लेखनीय है कि यदि लोक सेवक ने उक्त सूचना या इत्तला किसी अन्य सोर्स से प्राप्त कर ली हो तो इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकेगा, भले ही उसने सूचना देने में शासक लोप क्यों ना किया हो। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत जनता के सदस्यों को लोक सेवक को कतिपय सूचना देने के लिए आबाद माना गया है। क्या किया गया है? आबाद माना गया है। इससे संबंधित हम आपको पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि कौन कौन से ऐसी सूचनाएं हैं जो देने के लिए आबाद है जनता। तो जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो देख लें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और कमेंट करना न भूलें। जहां किसी संशयित हत्यारे की मां ने केवल यह अभिकथन किया है कि उसका पुत्र और उसकी पत्नी यानी लड़का बहू रात को 10 बजे सोने के लिए अपने कमरे में चले गए, सुबह तड़के उसका पुत्र बाहर निकला और भाग गया तथा उसने अपनी बहू को बिस्तर पर मृत पाया, तो इसकी इत्तला पुलिस को ना दी जाना इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं माना गया, क्योंकि ना तो यह ज्ञात था कि हत्या हुई और न यह जानकारी थी हत्या कारित होने वाली है। देखिए, जहां इस प्रकार की घटना हो रही हो, हत्या हो रही हो, या किसी ने देखा हो, किसी के परिवार का सदस्य हो, अपने आंखों के सामने देख ले कि लड़का ने बहू को मार दिया, फिर अगर वह सूचना नहीं देता तो भी वह इस धारा के तहत दंडनीय माना जाएगा दोष सिद्ध होने पर, यानी उसने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। लेकिन यहाँ पर उसकी मां ने केवल इतना देखा कि लड़का और बहू कमरे के अंदर गए हैं और सुबह लड़का निकलता है, भाग जाता है, फिर वह कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बिस्तर पर मृत पड़ी है, तो इसकी इत्तला पुलिस को ना दी जाना अपराध नहीं माना गया है। मतलब किस बात की इत्तला ना दी जाना? जो रात से सुबह की ड्यूरेशन में है। अब चूंकि उसको तो पता नहीं था कि हत्या हुई है या हत्या होने वाली है, या उसके सामने कोई ऐसी घटना घटित होने वाली है, उसके सामने तो हुई नहीं। उसके सामने केवल लड़का बहू कमरे के अंदर गए सोने के लिए, सुबह जब उसने देखा तो मृत पाई गई। तो ऐसी स्थिति में इस धारा के अंतर्गत उसको अपराधी नहीं माना गया, क्योंकि उसे ना तो यह ज्ञात था कि हत्या हुई और न यह जानकारी थी हत्या कारित होने वाली है। एन नायक बना महाराष्ट्र राज्य के बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने विनिश्चित किया कि एक चिकित्सक जो मोटर दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति का इलाज कर रहा है, इसकी सूचना पुलिस को देने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। इसी प्रकार मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 34 में भी यह उपबंधित नहीं है कि किसी मोटरयान दुर्घटना के व्यक्ति का इलाज करते समय चिकित्सक इसकी सूचना पुलिस को दे, अतः चिकित्सक को इस धारा के अंतर्गत दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसा कहाँ निर्धारित हुआ है, कहाँ की कोर्ट ने निर्धारित किया है? बंबई उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित किया गया है। केस का नाम है एन नायक बना महाराष्ट्र राज्य। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 211 जो कि आईपीसी की धारा 176 के समरूप है। विधिक रूप से आबाद व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोभ, जो इस प्रकार की इत्तला सूचना देने का लोभ करता है उसको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जो हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले स्थिति यह है कि सादा कारावास 211 सब क्लॉज ए में 1 माह तक का कारावास, जुर्माना जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।
बी क्या कहती है? बी कहती है जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तला किसी अपराध के किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो। मतलब कोई अपराध है, अपराध घटित हुआ, उसकी सूचना ना दी जाए, किसी अपराधी को पकड़ने वाली सूचना ना दी जाए जिससे अपराधी पकड़ से बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार का कृत्य जो कोई करेगा जिसको पता था, तो उसको भी दंडित किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है 6 माह तक का कारावास, जुर्माना 10,000 रुपए तक का, दोनों से दंडित किया जाएगा। सी क्या कहता है? सी का 211 का सी कहता है जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना इत्तला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 394 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित हो। 394 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्वतन दोष सिद्धि अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश, मतलब न्यायालय स्पष्ट करता है कि जो दोष सिद्ध अपराधी है, पहले भी दोष सिद्ध हो चुका है, तो उसको अपना पता जैसे ही बदलेगा तो वह सूचित करेगा न्यायालय में कि उसने अपना पता बदल लिया है। ऐसा नहीं है कि पता बदल के गायब हो जाए। तो अगर वह अपना पता बताने में लोप करता है जानबूझ करके, तो उसको भी सजा दी जाएगी। सजा कितनी होगी? 6 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 जो कि आईपीसी की धारा 177 के समरूप है, मिथ्या इत्तला देना। क्या कह रही है धारा? मिथ्या इत्तला देना। मिथ्या मतलब झूठी सूचना देना, जो कि अपराध है, मिथ्या इत्तला देना। पहले की धारा जो हमने आपको बताई 211 आईपीसी की धारा 176 के समरूप है। पूर्ववर्ती धारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला न दी जाने के लिए दोषी व्यक्ति को दंडित करती है। मतलब विधि द्वारा आबद्ध है व्यक्ति की कोई भी अगर अपराध घटित हुआ है तो उसकी सूचना देना है लोक सेवक को, अगर नहीं दे रहे हैं तो उसको इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। जबकि यह धारा बीएनएस की धारा 212 क्या कहती है? बीएनएस की धारा 212 के अंतर्गत गलत सूचना या गलत इत्तला दी जाने के लिए दंड का प्रावधान है। दोनों ही धाराओं के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को केवल उसी दशा में दंडित किया जा सकता है यदि वह विधि के अधीन सूचना या इत्तला देने के लिए आबाद हो। रामधन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के बाद में पिटिशनर रामधन ने पुलिस में प्रथम इत्तला यानी एफआईआर दर्ज कराई कि दिनांक 4/6/1995 को बलराज उर्फ बिल्लू नामक व्यक्ति ने उसके पुत्र दिनेश का व्यापारण किया है। अतः पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 11 मई 2005 के निर्णय द्वारा अभियुक्त बलराज को अपहरण के अपराध का दोषी मानते हुए 9 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडादेश किया। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई। अभियुक्त ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील की गई और अभियुक्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया। इसी बीच पिटिशनर का पुत्र दिनेश जिसके व्यापारण के आरोप में बलराज को दंडित किया गया था, घर वापस लौटा और उसने बताया कि उसका किसी ने व्यापार नहीं किया था, अपितु वह स्वेच्छा पंजाब गया था, वहां कुछ वर्षों से काम कर रहा था। अब देखिए साथियों, फिर से समझिए घटना है क्या, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। रामधन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के बाद में पिटिशनर रामधन ने पुलिस में प्रथम इत्तला रिपोर्ट दर्ज कराई यानी एफआईआर दर्ज कराई कि 4/6/1995 को बलराज उर्फ बिल्लू नामक व्यक्ति ने उसके पुत्र दिनेश का व्यापारण कर लिया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन किया और चार्जशीट कोर्ट में पेश की। विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 11 मई 2005 के निर्णय द्वारा अभियुक्त बलराज को व्यापारण के अपराध का दोषी मानते हुए 9 वर्ष के कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील में अभियुक्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया। इसी बीच जो शिकायत करता है पिटिशनर है का पुत्र दिनेश जिसके व्यापारण के आरोप में बलराज को दंडित किया गया था, घर वापस लौटा। उसने बताया कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था, अपितु वह स्वेच्छा पंजाब गया और वहीं कुछ वर्षों से काम कर रहा था। उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बलराज ने पिटिशनर के विरुद्ध दिनांक 29 अगस्त 2009 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिटिशनर ने पुलिस को गलत सूचना देकर उसे गिरफ्तार कराकर दंडित कराया था। पिटिशनर ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय ने
पिटिशनर ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः उसने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि धारा 212 बीएनएस की धारा 212 अब है, लेकिन पहले क्या थी? आईपीसी की धारा 177 मिथ्या सूचना इत्तला देने को अपराधी मानती है, जबकि धारा 181 के अंतर्गत शपथ पर किया गया झूठा मिथ्या कथन दंडनीय अपराध है, जो हम आगे पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 217 में है। धारा 195 के अधीन किसी व्यक्ति को कारावास से दंडित कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देने गणना दंडनीय अपराध माना गया है। उक्त तीनों धाराओं के अधीन यह आवश्यक नहीं कि मिथ्या साक्ष्य या सूचना न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान ही किए गए हों, अर्थात न्यायालय के बाहर किए गए मिथ्या सूचना या साक्ष्य भी उक्त धाराओं के अधीन अपराध माने जाएंगे। इस प्रकरण में न्यायालय ने पाया कि पिटिशनर ने यह तथ्य न्यायालय से छिपाया था कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय में 482 दंड प्रक्रिया संहिता का आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, अतः वह न्यायिक प्रक्रिया दुरुपयोग का दोषी था, उसकी अपील नामंजूर किए जाने योग्य थी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मिथ्या इत्तला देना गलत है। जो मिथ्या इत्तला देगा उसको दोषी ठहराया जाएगा दोष सिद्ध होने पर। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि आपको मिथ्या इत्तला नहीं देनी है। क्या करना है, क्या नहीं करना है? मिथ्या इत्तला नहीं देनी है। अगर मिथ्या इत्तला देंगे तो उसमें आपको सजा दी जाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन है कि वह सादा कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 माह तक का कारावास, जुर्माना 5,000 रुपए तक का, दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? बी, वह इत्तला जिसे देने के लिए वह विधिक रूप से आबाद हो, कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से हो, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। जानबूझ करके गलत सूचना देना, उदाहरण के लिए हम पढ़ेंगे इसमें उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, ए एक भूधारक है। ए कौन है? एक भूधारक है, यानी कि भू जमीन का मालिक है। यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मित्तला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप दुर्घटना से हुई है, इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। ए एक जमीन का मालिक है, उसको पता है कि उसकी जमीन में एक किसी व्यक्ति की हत्या हुई है, और वह गलत सूचना देता है कि इसकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है। तो ए यहां पर इस अपराध का दोषी है कि उसने मिथ्या इत्तला दी है। दूसरा उदाहरण, ए जो कि ग्राम चौकीदार है। ए क्या है? ग्राम चौकीदार है, कोटवार है। यह जानते हुए कि अनजाने लोगों का एक बड़ा गिरोह या गृह में जो कि पड़ोस के गांव का निवासी एक धनी व्यापारी है, डकैती करने के लिए उसके गांव से होकर गया है, और निकटतम पुलिस थाने का अधिकारी को उपरोक्त घटना की इत्तला शीघ्र और ठीक समय पर देने के लिए विधिक रूप से आबाद होते हुए पुलिस अधिकारी को जानबूझकर मिथ्या इत्तला देता है कि संदिग्धशील के लोगों का एक गिरोह किसी भिन्न दिशा में स्थित एक दूरस्थ स्थान पर डकैती करने के लिए गांव से होकर गया है। देखिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि एक गांव का कोटवार है, ए नामक व्यक्ति, उसको पता है कि अनजाने लोगों का एक गिरोह उसके गांव में या गृह के निकट है, जो कि पड़ोस के गांव का निवासी एक धनी व्यापारी उसके यहां डकैती जाने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते में से होकर गुजर रहे हैं, जो कि पड़ोस में एक गांव है, उसमें एक धनी व्यक्ति रहता है, उसमें डकैती डालना है। तो यहां पर कोटवार की जिम्मेदारी बनती थी कि वह तत्काल पुलिस को सूचना दे कि अभी अभी अनजान लोगों का गिरोह इस रास्ते से गया है और पड़ोस के गांव में धनी व्यक्ति रहता है, वहां डकैती डाली जा सकती है। लेकिन उसने उल्टी सूचना दे दी, उसने दूसरे रास्ते में जाना बता दिया। तो यहां पर उस कोटवार ने पुलिस को मिथ्या इत्तला दी है, जिसके लिए उसको दोषी ठहराया जाएगा। उसमें सजा का प्रावधान है 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा उस कोटवार को दोष सिद्ध होने पर। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 213। क्या पढ़ेंगे? बीएनएस की धारा 213, जो कि आईपीसी की धारा 178 के समरूप है। किसके समरूप है? 178 के समरूप है। क्या कहती है धारा? शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए।
क्या कह रही है धारा? यदि लोक सेवक द्वारा आदेशित किए जाने पर कोई व्यक्ति शपथ लेने से इंकार करे जिसके लिए वह विधि द्वारा अबाध हो तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए शपथ लेने से इंकार करता है कि शपथ लेकर कथन करने से किसी विधि प्रावधान की अवज्ञा होगी तो वह इस दशा में इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकेगा। किरण बेदी तथा इंदर सिंह बनाम जांच समिति के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यदि किसी व्यक्ति के पास शपथ ग्रहण करने पर भी कथन न करने का उचित कारण है तो उसे भी इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध करके दंडित नहीं किया जा सकेगा। इस बाद में पुलिस अधिकारियों ने जांच समिति के समक्ष शपथ ग्रहण करने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि जांच की प्रारंभिक अवस्था में ही उनका शपथ पर कूट परीक्षण किया जाना था, जबकि उन्हीं की स्थिति में कार्यरत अन्य 3 अधिकारियों को शपथ पर कूट परीक्षण बाद में किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था यह प्रक्रिया भेदभावपूर्ण होने के कारण उनके द्वारा शपथ ग्रहण करने से इंकार किया जाना औचित्यपूर्ण था। अतः उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जांच समिति द्वारा इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत अपराध का परिवाद दायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष शपथ लेने से इंकार करता है तो इसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अंतर्गत संक्षिप्त परीक्षण या धारा 195 के अंतर्गत दंडित कार्रवाई की जा सकेगी। क्या की जा सकेगी? दंडित कार्रवाई की जा सकेगी। इस धारा के लिए आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं, आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। यह कि अभियुक्त लोक सेवक को सत्य कथा देने को बाध्य हो। देखिए इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब भी यह कंडीशन हो कि जो व्यक्ति शपथ देने से इंकार कर रहा है तो पहली कंडीशन यह है कि यह कि अभियुक्त जो व्यक्ति शपथ पर कथन देने से इंकार कर रहा है, प्रतिज्ञान कर रहा है, तो वह अभियुक्त लोक सेवक को सत्य कथा देने को बाध्य हो। दूसरी कंडीशन यह कि उस लोक सेवक ने उस विषय में सुसंगत प्रश्न अभियुक्त से किया हो, मतलब सुसंगत रिलेवेंट प्रश्न किया हो, तभी वह शपथ पर अपना कथन देगा। अगर रिलेवेंट नहीं है तो वह इंकार कर सकता है। यह कि वह लोक सेवक ऐसा प्रश्न करने में उसकी वैध शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। जब भी लोक सेवक है वह प्रश्न जब कर रहा था तो वह वैध शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। नंबर चौथा यह कि अभियुक्त ने प्रश्न का उत्तर देने से इंकार किया हो। देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि किस स्थिति में इस धारा का अपराध घटित माना जाएगा। जब व्यक्ति ने क्या किया हो, व्यक्ति ने जो कि सत्य कथा यानी शपथ पर कथन देने के लिए बाध्य हो और वह ना दे। दूसरी कंडीशन रिलेवेंट फैक्ट हो, रिलेवेंट तथ्य पर अभियुक्त से प्रश्न किया गया हो तो उसको देना होगा, नहीं दे रहा है। नंबर तीसरा, लोक सेवक ने जो ऐसा प्रश्न रिलेवेंट किया है वह इलीगल शक्तियों का प्रयोग करके नहीं किया गया है, जबकि लीगल शक्तियों का प्रयोग करके किया गया है। तो इस प्रकार से अभियुक्त अगर प्रश्न के उत्तर देने से मना करता है तो वह इस धारा का दोषी माना जाएगा। यदि लोक सेवक द्वारा आदेशित किए जाने पर कोई व्यक्ति शपथ लेने से इंकार करे जिसके लिए वह विधि द्वारा आबाद हो तो इस धारा के अधीन दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इस धारा के अधीन दंडित किया जाएगा। तो साथियों, इसमें दंड का प्रावधान क्या है? दंड का प्रावधान है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है तो उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें कि 6 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 214। क्या पढ़ेंगे? बीएनएस की धारा 214 जो कि आईपीसी की धारा 179 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 179 के समरूप है। प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इंकार। क्या कह रही है धारा? प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के उत्तर देने से इंकार। तो इसमें क्या कंडीशन आ रही है? इस धारा के अंतर्गत ऐसे लोक सेवक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करना दंडनीय अपराध होगा। क्या होगा? इस धारा के अंतर्गत ऐसे लोक सेवकों के द्वारा पूछे गए
प्रश्नों के उत्तर देने से इंकार करना दंडनीय अपराध होगा। कौन कौन से इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? स्पष्ट कर दिया गया है कि भारतीय साक्ष्य नियम धारा 121 से 132 के अंतर्गत साक्षी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य न होने की छूट दी गई है, परंतु यदि वह गलत उत्तर देता है तो उसे दंड संहिता की धारा 193 के अधीन दंडित किया जाएगा, न कि इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आगे हम बीएनएस में पढ़ेंगे गलत साक्ष्य देने पर दंडित किया जाएगा। उसमें 161 के कथन के बारे में आपने पढ़ा होगा। सीआरपीसी में सीआरपीसी की धारा 161 के अधीन पुलिस अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के दौरान कोई साक्षी अपने बचाव के लिए पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से इंकार कर सकता है और इसी प्रकार की छूट उसे संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत भी प्राप्त है। इस संदर्भ में नंदिनी सत्यपथी बनाम पीएल दानी का वाद महत्वपूर्ण है। इस मामले में अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार कर दिया, अतः उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की उसके विरुद्ध दंड संहिता बीएनएस की दंड संहिता अब क्या है? बीएनएस की धारा 117 बीएनएस की धारा 214 यानी 214 और आईपीसी की धारा 179 के अधीन आरोप लगाया गया, जिसका संज्ञान कर लिया गया। अभियुक्त ने इस कार्रवाई की वैधानिकता को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने निश्चित किया कि यदि पुलिस द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से किसी व्यक्ति को मामले में फंसने की आशंका हो तो वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार कर सकता है। तथापि न्यायालय ने बीएनएस की धारा 214 के उपबंधों को पूर्णतः वैध ठहराते हुए अभिकथन किया कि यह धारा ऐसे सभी प्रकरणों में लागू होगी जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर प्राधिकृत लोक सेवक को प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है। अतः न्यायालय ने दुराशय या आपराधिक मन को इस धारा के अपराध का एक आवश्यक तथ्य निरूपित किया है। परंतु रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों के मामले में स्थिति पुलिस अधिकारियों से पूर्णतः भिन्न होगी, क्योंकि प्रथम तो वे पुलिस अधिकारी नहीं माने जाते तथा दूसरे उनके द्वारा रेलवे संपत्ति विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 की धारा 8 व 9 के अंतर्गत की जाने वाली जांच को पुलिस अन्वेषण न माना जाकर एक न्यायिक कार्रवाई माना जाता है। अतः इस विशिष्ट अधिनियम की धारा 9 में उल्लेख है कि रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों के द्वारा की जा रही जांच में बुलाए गए व्यक्तियों को समन का अनुपालन करते हुए सत्य कथन करना चाहिए और यदि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करते हैं तो उन्हें इस धारा के अधीन दोषी मानकर दंडित किया जाएगा। ऐसे मामलों में अनुच्छेद 20(3) के लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जब तक रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) के अधीन परिवाद दायर नहीं कर दिया जाता, दोषी व्यक्ति को अनुच्छेद 20(3) के अर्थ में अभियुक्त नहीं माना जा सकता। इस धारा के संदर्भ में एक बार पुनः किरण बेदी बनाम जांच समिति के बाद में अंतर्गत विवादित प्रश्नों का उल्लेख किया जाना उचित होगा। इस मामले में वकीलों और पुलिस के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत जांच समिति नियुक्त की गई। जांच समिति के निर्देशों के अंतर्गत 2 याचिकाएं किरण बेदी तथा इंदर सिंह का शपथ पर कूट परीक्षण जांच के प्रारंभ में होना था, जबकि उनके अन्य 3 साथियों का शपथ पर परीक्षण जांच के अंत में होना था। अतः ये 2 याची दुविधा में स्थिति में थे, क्योंकि यदि वे शपथ ग्रहण कर स्वयं को सत्य कथन करने के लिए बात करने से इंकार करते तो वे धारा 178 यानी कि बीएनएस की धारा 213 के अधीन दोषी होते, और यदि वे शपथ लेकर स्वयं को बात करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करते तो बीएनएस की धारा 214 के अंतर्गत दोषी होते। परिणामतः दोनों ने जांच के प्रारंभ में शपथ पर कूट परीक्षण किए जाने से इंकार कर दिया। अतः जांच समिति ने इनके विरुद्ध बीएनएस की धारा 213 के अंतर्गत परिवाद दर्ज करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने जांच समिति द्वारा दिए गए निर्देश को अनुचित मानते हुए निर्णय दिया कि वास्तव में याचियों ने अपना कूट परीक्षण किए जाने से कभी इंकार नहीं किया था। उन्होंने केवल जांच के प्रारंभ में ही शपथ पर परीक्षण किए जाने से इस कारण इंकार किया था क्योंकि जब अन्य 3 अधिकारियों का कूट परीक्षण में अंत में होना था तो वहीं संरक्षण याचियों को न दिया जाना उनके प्रति भेदभावपूर्ण था। यानी कि उनका क्यों प्रारंभ में कूट परीक्षण किया जाना जब अन्य 3 का अंत में होना है। अतः याचियों के पास जांच के प्रारंभ में शपथ पर कूट परीक्षण से इंकार किए जाने का उचित कारण था, इसलिए वे धारा 213 बीएनएस की धारा 213 आईपीसी की धारा 178 के अंतर्गत दोषी नहीं थे।
इस धारा के अंतर्गत कारित अपराध असंज्ञेय, असमनीय और जमानती होगा तथा किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जा सकेगा। तो साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, इनकार करता है, तो उसको दंडित किया जाएगा। दंड का प्रावधान है, दंड में दोष सिद्ध होने पर 6 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। अगली धारा है बीएनएस की धारा 215 जो कि आईपीसी की धारा 180 के समरूप है, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण धारा है। कौन सी? बीएनएस की धारा 215 जो कि आईपीसी की धारा 180 के समरूप है, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार। क्या कह रही है धारा? यदि कोई व्यक्ति विधि द्वारा प्राधिकृत लोक सेवक के कहने पर अपने किए गए कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। लेकिन इस धारा के लागू होने के लिए अभियुक्त विधिता बाध्य हो। क्या हो? अभियुक्त विधिता बाध्य हो। जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 तथा धारा 281 सब क्लॉज 5 अथवा रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 की धारा 8 और 9 के अंदर दिए गए बयान आदि। धारा के बावजूद में कथन ऐसा होना आवश्यक है कि जिस पर अभियुक्त को हस्ताक्षर करने के लिए वैध रूप से आबाद किया जाएगा। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 164 प्रासंगिक है। प्रकाश चंद्र बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि ग्राम पंचायत को निजी अचल संपत्ति के वादों का न्याय निर्णय करने की अधिकारता नहीं है, अतः उसके द्वारा अधिरोपित शास्ति का आदेश अकृत एवं शून्य है। क्या किया गया? आदेश अकृत एवं शून्य किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया है इस धारा में, यदि कोई व्यक्ति विधि द्वारा प्राधिकृत किसी लोक सेवक के कहने पर अपने किए हुए कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान है 3 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 3,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 215 जो कि आईपीसी की धारा 180 के समरूप है, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना दंडनीय है, जिसमें 3 माह तक का कारावास, जुर्माना 3,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 216 जो कि आईपीसी की धारा 181 के समरूप है। क्या है? 181 के समरूप है। शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। क्या कह रही है धारा? मिथ्या प्रज्ञान पर मिथ्या कथन करना दंडनीय माना गया है। साथियों, इस धारा के उपबंधों की तुलना अगर हम देखें तो आगे हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आईपीसी की धारा 191 जो कि बीएनएस की धारा 216 के आगे हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कृत माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत दंडनीय जो कोई भी शपथ दिलाने पर मिथ्या इत्तला देता है, यानी कि जब हम कोर्ट में बयान देने जाते हैं तो मिथ्या इत्तला देना, जो कि बीएनएस की धारा 227 में हम आगे आपको बताएंगे। किस में बताएंगे? बीएनएस की धारा 227 में बताएंगे। तो इस धारा के उपबंधों की तुलना आने वाली धारा बीएनएस की धारा 227 से की जानी चाहिए। इस धारा के अंतर्गत किसी लोक सेवक या अन्य व्यक्ति जो शपथ या प्रतिज्ञा दिलाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो को शपथ पर मिथ्या कथन करना एक दंडनीय अपराध माना गया है। यह धारा ऐसे मामले में लागू नहीं होगी जहां लोक सेवक जिस प्रकार में शपथ दिला रहा हो वह उसकी अधिकारता से पूर्णतः बाहर हो या जहां वह शपथ या प्रतिज्ञा दिलवाने के लिए अधिकृत ना हो। देखिए साथियों, लोक सेवक के द्वारा जब भी शपथ दिलाई जाती है तो उसको झूठे कथन नहीं देना है। अगर झूठे कथन देगा तो उस धारा के तहत दंडनीय माना जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लोक सेवक वो शपथ दिलाने के लिए अधिकृत हो। ऐसा ना हो कि वो लोक सेवक उस क्षेत्र में शपथ दिला रहा हो जो उस क्षेत्र में अधिकृत ना हो और उस स्थान पर शपथ दिलाई जा रही जहां पर वह दिलाया जाना अधिकृत ना हो। तो इस स्थिति में स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवक जो विधि द्वारा प्राधिकृत है शपथ दिलाने के लिए और शपथ दिलाता है, वो शपथ पर मिथ्या कथन करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। इसमें सजा का प्रावधान है 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।